हेलो भाइयों, हम आ गए हैं नए लेसन पर। पाठ 3 इतिहास का। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? उत्तर ग, चीन और भारत। आर्थिक विनिमय के 3 तरह के प्रवाहों प्रवाहों में पहला प्रवाह किसका होता है? व्यापार का। ब्रिटेन सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है? कॉर्न लॉ। सॉरी यार, गलती हो गई। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनल कॉलोनी कहाँ बसाई गई है? पंजाब में। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीर खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? अफ्रीका का। बर्लिन का समझौता कब हुआ? 1885, 1885 ईसा में। ये इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? रीडर पेस्ट। प्रश्न 8, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? नई दास प्रथा। 1914 ईसा से 1919 ईसा के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके समाजवाद इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की वृहद उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? हेनरी फोर्ड। अति लघु प्रश्न उत्तरीय प्रश्न। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है था जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण कर सकें, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिलें और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके। प्रश्न 2, स्थिर विनिमय दर प्रणाली से क्या तात्पर्य है? जब विनिमय दर स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। प्रश्न 3, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूली की जाती है किया जाने वाला शुल्क। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज़ देश में प्रवेश करती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? एक देश के अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न देशों के मध्य से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के विशाल भागों को परस्पर जोड़ने के साथ ही यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जा मिलता था। यह यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जो मिलता था, यह मार्ग ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुका था और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था।
इस मार्ग से अधिकांश रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। व्यापार अधिशेष की परिभाषा लिखिए। भारत के साथ ब्रिटेन को व्यापार अधिशेष कैसे प्राप्त था? व्यापार अधिशेष के अंतर्गत निर्यात की कीमत आयात से अधिक होती है। ब्रिटेन में भारत से खनिज संपाद और खनन भेजा जाता था और उसके बदले में ब्रिटेन के उद्योगों में तैयार माल भारत में आयात होता था। उसकी बाजार कीमत भेजे गए माल से कहीं ज़्यादा होती थी। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा उपनिवेश कायम करने के क्या प्रभाव पड़े? 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा उपनिवेश कायम करने पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए। साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका देशों को आपस में एक मेज पर बैठकर बांट लिया था। अफ्रीका में आने के लिए यूरोपियों के लिए प्रमुख आकर्षण के कारण क्या थे? यूरोपीय देश खनिज संसाधनों के लिए अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए तथा अफ्रीका के विशाल क्षेत्रों और बाजार पर यूरोपीय देशों की नज़र थी। 19वीं शताब्दी में हजारों लोग यूरोप से अमेरिका क्यों जाने लगे थे? यूरोप से गरीबी की भरमार, भूखमरी और बीमारियां, धार्मिक टकराव और धार्मिक असंतोष को कठोर दंड देने के कारण अमेरिका में संसाधनों की बहुलता के कारण तथा अमेरिका में खेती के योग्य भूमि ज़्यादा थी और जनसंख्या कम थी। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है? यह दुनिया सिकुड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीप के व्यक्तियों के मध्य पारंपरिक संबंधों में वृद्धि होना। बस ये हमारा पाठ खत्म हो चुका है। आप इसको याद कर लें, नोट कर लें और लिख लें। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें।